वेलकम टू दिस चैनल टोट्स बियरर एंड आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपके टॉपिक में मेंशन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग एंड एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एनालिसिस किसका कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो समरी ऑफ अकाउंट्स है। किसका है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का समरी ऑफ अकाउंट्स है। अब जो कंपनी एक्ट है उसमें शामिल किया गया है कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो उसमें क्या क्या शामिल है। तो कंपनी एक्ट 2013 में सबसे पहले कहा गया है कि बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे जो एनालिसिस करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या मेंशन है? बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नोट्स ऑफ अकाउंट। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका ही एनालिसिस है, ये एनालिसिस करने का तरीका। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देखें ऑब्जेक्टिव, जिसमें सबसे पहले है ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं? एक रिप्रेजेंटेशन दे सके, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंटेशन दे सके। रिप्रेजेंटेशन कैसी? रिप्रेजेंटेशन क्या देगा? फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा, यानी वित्तीय स्थिति को बताएगा। वित्तीय की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, संस्था की जो परफॉर्मेंस है उसको बताएगा। और ये सब प्रेजेंटेशन या फिर परफॉर्मेंस हम क्यों मेज़र कर रहे हैं? इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। इंटरनल यूजर्स कौन? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कर्मचारी है, मैनेजमेंट है। और एक्सटर्नल यूजर्स जैसे इन्वेस्टर हैं, किसी संस्था में इन्वेस्ट करेगा। और जो लोन प्रोवाइड करने वाली संस्थाएं हैं, बैंकिंग संस्थाएं हैं, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। तो इनके लिए, यानी हम देखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी संस्था बनाती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल पोजीशन को। और किसके लिए करता है? इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करें फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहले इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है? देखिए, किसका एनालिसिस कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसके लिए कर रहे हैं? यूजर्स के लिए। कौन से यूजर्स? इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कोई भी मैनेजरल डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, या फिर इन्वेस्टर भी डिसीजन लेंगे कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उससे पहले वो क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। और एनालिसिस किसका किया जाएगा? यानी एनालिसिस किसका किया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किया जाएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है? बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब शामिल है। तो अब हमने देख लिया मीनिंग फाइनेंशियल एनालिसिस का। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आप ढंग से रीड कीजिएगा। कोई भी मैं वैसे भी कहना चाहूँगी कि कोई भी कंसेप्ट होता है उसका बेस होता है ऑब्जेक्टिव। तो आप ऑब्जेक्टिव को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो जो टॉपिक है उसकी बहुत सारी जो वो है उसके बहुत सारे उसको समझ जाते हैं। टॉपिक इजी होता है समझने में ऑब्जेक्टिव से। तो फिर सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव में हम बात करें। सबसे पहले है क्या मेज़र कर रहा है ये? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि जो वित्तीय स्थिति है वो कितनी स्थिरता है। ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है किसी चीज़ से। और उन फैक्टर को डिफाइन करेंगे जिन फैक्टर से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हो रही है, और उनको उसके बाद इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है मेजर ऑफ सॉल्वेंसी कैपेसिटी, यानी हमारी संस्था ऐसा तो नहीं कि ऑन कैपिटल से काम चल जाएगा, बाहर से भी ऋण लेना पड़ता है।
और जो संस्थाएं ऋण देती हैं वो ये देखना चाहती हैं कि संस्था कितने दिन में पेमेंट कर देगी या उसकी शोधन क्षमता कैसी है, उसकी सॉल्वेंसी कैपेसिटी कितनी है, किस तो फिर उस चेक को करने के लिए उसके एनालिसिस को ये ऑब्जेक्टिव पूरे करते हैं। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी लाभदायकता के स्तर को देखें, संस्था की स्थिति का पता चले। संस्था की स्थिति फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाती है, लेकिन संस्था में फाइनेंशियल स्थिति को बनाने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस आवश्यक होता है। उसकी ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, यानी ऐसा तो नहीं है रोज़मर्रा के जो एक्सपेंसेस है उनका पेमेंट हमें लोन लेके करना पड़ता है, तो ये इफ़िशियंसी को भी चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस मेज़र, ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस मेज़र होती है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कंपेयर करवाता है इंटरफर्म और इंट्राफर्म। इसको ध्यान से देखिएगा, ये कभी डिफरेंस में कई क्वेश्चन में लिंक की तरह ये आ जाता है। तो इंटरफर्म है जब संस्था अपनी जैसी किसी दूसरी संस्था के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो इंटरफर्म कहलाता है, और इंट्राफर्म जब संस्था अपने ही एलिमेंट्स हैं उनकी कंपेयर करती है कि 2009 में हमारी परफॉर्मेंस ये थी, 2010 में ये है, 2010 के मुकाबले 20 में ये है, तो खुद से कंपेयर कर रही है तो वो इंट्राफर्म कंपेयर कहलाती है। और उसके बाद है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता लग जाता है और उसके बाद उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव को हम ये 3P के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें बहुत ही ईजी तरीके से समझाया गया कि सबसे पहले पोजीशन का एनालिसिस करता है, उसके बाद प्रोग्रेस को बनाए रखता है और प्रॉस्पेक्टस। ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तीनों इस 3P में इंक्लूड हो गए हैं। तो हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ लिया। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। टाइप क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस को मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 बेस पे डिवाइड किया गया है। एक है ऑपरेशन के बेस पे, और ऑपरेशन के बेस पे देखें तो एक ऑपरेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है और दूसरा मटेरियल के बेस पे, मटेरियल यूज्ड। अब मटेरियल यूज कौन कौन करेगा? या तो इंटरनल यूजर्स होंगे और या होंगे एक्सटर्नल यूजर्स। तो जो इंटरनल यूजर्स एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस कहलाएगा इंटरनल एनालिसिस, और जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं जैसे इन्वेस्टर हैं, बैंक्स हैं, ये शायद गलत लिखा गया है, इसको छोड़िए, रिसर्चर हैं और गवर्नमेंट है, ये एक्सटर्नल हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। और जब ये एनालिसिस करते हैं तो एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है। और उसके बेस पे जो फर्स्ट है ऑपरेशन के बेस पे डिवाइड किया है, उसमें है एक हॉरिजेंटल एनालिसिस और जिसको डायनामिक भी बोलते हैं, और एक वर्टिकल एनालिसिस जिसको स्टैटिक भी बोलते हैं। इसको अलग से अगली स्लाइड पे हम अच्छे से समझेंगे। अभी आप ध्यान रखिएगा, ये टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, कार्यप्रणाली के आधार पर और सामग्री के अनुसार। और कार्यप्रणाली के आधार पर हॉरिजेंटल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, और मटेरियल यूज के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। जो इंटरनल यूजर्स यूज़ करते हैं तो इंटरनल एनालिसिस कहलाता है, और जो एक्सटर्नल यूजर्स यूज़ करेंगे वो एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाएगा। उसके बाद इस पे हमने हॉरिजेंटल एनालिसिस और वर्टिकल को अच्छे से डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। हॉरिजेंटली क्या है, दोनों में ही एनालिसिस जो हैं टाइप, ये दोनों एनालिसिस के जो टाइप हैं उसमें किसको एनालिसिस कर रहे हैं हम? उसमें एनालिसिस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दोनों में सेम चीज़ है, हम किसको एनालिसिस कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और जो हॉरिजेंटल है उसमें मल्टीपल पीरियड में हम एनालिसिस करते हैं, जैसे 2021 के मुकाबले 22 में हमारी सेल्स कितनी बड़ी है, हमारी प्रॉफिट कितना बड़ा है, ये सब मल्टीपल पीरियड के लिए देखा। सेम लाइन आइटम होंगे, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं तो 2021 के प्रॉफिट से ही कंपेयर कर रहे हैं और 2022 के प्रॉफिट से कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम सेल से प्रॉफिट का कर रहे हैं, यानी कि सेम लाइन आइटम होना चाहिए और एक बेस ईयर हो, इन द बेस ईयर। और ऐसे ही वर्टिकल में क्या होगा? वर्टिकल में एक पीरियड के जो काफ़ी सारे
एलिमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। यानी सेल्स जो है हमारी 100% रही और उसका 50% प्रॉफिट है या 20% प्रॉफिट है। इस तरह से जब हम उसी विद इन द पीरियड जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो वर्टिकल एनालिसिस कहलाता है। इसको और अच्छे से डिफाइन किया गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखें इसको वर्टिकल एनालिसिस। तो इसमें देखो अच्छे से समझाया गया है, आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक मिनट, हाँ, वर्टिकल एनालिसिस जिसको स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। अभी बताएंगे हम स्टैटिक एनालिसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक पीरियड है, ओके, एंड इसमें रिलेशनशिप देखा जाता है टोटल और उसी के ईच एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसमें बताया गया है कि ये जो बेस है ये पीरियड 1 में 90,000 रहा है, ये 100% हम इसको मानते हैं सेल्स। और ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं 50,400 हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस सेल्स के रिगार्डिंग में 56% रहे। और उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट है जो कि 22% रहा है। इस तरह से जब हम वर्टिकली एक बेस माना, हमने ये सेल्स को बेस माना है और उसके आधार पर हम इन खर्चों को डिवाइड कर रहे हैं, और तो ये हमारे वर्टिकल कंपैरिजन है। उसी के बाद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को देखें। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी कि मैंने इसको आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इसका शेप भी इसी तरीके से बनाया है कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकली शो किया है। तो आप ये याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डायनेमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक बेसिक ईयर नहीं होता है, इसमें मल्टीपल पीरियड होते हैं और उनका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये हमने रिव्यू किसका करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, दोनों में ही इसमें रिलेशनशिप देखा जाता है सेम लाइन और किसी को बेस ईयर को आधार मान के। अब इसमें ये देखें कि आइटम फर्स्ट हमने लिया है 4,800 का है और ये जो है सेकंड पीरियड में ये जो है फर्स्ट आइटम 7,500 का हो गया। यानी चेंज कितने का आया है, 2,700 रुपये का। और 4,800 के रिगार्डिंग में ये कितना परसेंट बढ़ गया है, 56% के चेंजेज आ गए हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं इसको हम हॉरिजॉन्टली बेस एनालिसिस कहते हैं। तो अब आपको समझ आया डायनेमिक इसलिए कहा गया है क्योंकि मल्टीपल ईयर होते हैं और स्टैटिक में एक को बेस मान के उसके आधार पर हम बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस हो गया। अब इस पे देखते हैं हम फाइनेंशियल एनालिसिस के लिमिटेशन। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत ही फाइनेंशियल जो एनालिसिस है उसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके मेरिट्स हैं, उसके आगे ये जो लिमिटेशंस हैं ये बिल्कुल ना के बराबर हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें देखते हैं कुछ इसके लिमिटेशंस हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किस पे बेस होता है, हिस्टोरिकल बेस पे, और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या किया जाता है, एनालिसिस। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल बेस है और उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो जो डाटा होंगे वो हिस्टोरिकल बेस होंगे। और सेकंड इसके मेरिट डीमेरिट ये है, लिमिटेशन ये है कि प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जो संपत्ति होती है, जैसे एसेट्स होती है जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाई जाती है। अब जो प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, जैसे आज का वैल्यू उसका बढ़ गया है या घट गया है, उस लेवल पे इसको देखा नहीं जाता है, तो एनालिसिस सही से नहीं हो पाता है। हाँ, इसके कुछ समाधान जो हैं आजकल आ गए हैं। एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आ गया है जिसके माध्यम से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी ध्यान में रखेंगे तो वो उसके सुधार में आ जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस के लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये बात की। थर्ड इसमें लिमिटेशंस में लिखा गया है नॉन मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि ये सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को ही मेंशन करता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो ओनली फॉर जो मॉनेटरी आइटम होते हैं उन्हीं को ही शो करता है। नॉन मॉनेटरी वैल्यू उसमें नहीं होते हैं। कोई जैसे बात करें हम, संस्था में कुछ पर्सन्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बहुत वैल्यूएबल होते हैं, उनकी वजह से संस्था इफेक्ट हो रही है, उनकी वजह से संस्था की वर्थ जा रही है, लेकिन उनका जो मेंशन है
उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा कोई शो ऑफ नहीं है। इसका भी समाधान आ गया है आजकल, जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो इसका समाधान है, और इसके समाधान की बात करें तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इससे समाधान में आ जाता है। उसके बाद है ओनली ये कहता है कि सिर्फ सिम्टम्स को बताता है ये कि क्या प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो लॉस हो रहा है, उसके फिर रीज़न पता करें, उनमें चेंजेस करें, कुछ फैक्टर अफेक्ट हो रहे हैं उनको सावधानी रखें। तो ये सिर्फ सिम्टम्स को बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी सॉल्वेंसी, बल्कि ये सॉल्यूशन की तरह काम नहीं करता है। ये ना समझे कि आपने एनालिसिस कर लिया तो आपने कोई उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। जैसे हम अपने एग्ज़ाम की बात भी करें तो हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से रीज़न रहे, तो हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन कौन से रीज़न, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम अगर उनको ध्यान में नहीं रखेंगे और समाधान नहीं करेंगे तो फिर से वो चीज़ें दोहराई जा सकती हैं। यानी कि जो एनालिसिस हमारा काम आया वो सिर्फ किस लिए काम आया है, सिम्टम्स के लिए, ना कि सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन आपको बाद में करना होता है, एनालिसिस का एक बेस की तरह काम करता है। ओके उसके बाद हम बात करें, ये स्पेशली आपके टॉपिक में मेंशन भी है, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जो वित्तीय विश्लेषण है उसके टूल्स क्या हैं, उसकी तकनीकें क्या हैं, कि किस किस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप इस स्लाइड पे सिर्फ नाम देखिएगा, एक तो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है ट्रेंड एनालिसिस, और एक है रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो आप कई बार ये नाम भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक नहीं है, कोई 3 इसमें से दे दे और एक अलग दे दे, तो फिर आप उसको टिक करेंगे, या फिर ऐसा पूछ ले कि इनमें से कौन कौन सी टेक्निक हैं टूल्स एंड टेक्निक की। आप ये ध्यान रखिएगा, टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस अलग है, टूल्स और टेक्निक अलग हैं, इनको मर्ज मत कीजिएगा। जो हमने टाइप पढ़े थे उसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंटरनल और एक्सटर्नल थे। ये टेक्निक पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक क्या क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये कंपैरेटिव तरीके से किया जा सकता है, कॉमन साइज है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, ये तरीके हैं और वो टाइप थे। तो अब नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये देखिए, मैंने इस स्लाइड पे जो है आपको कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस तीनों को एक कंपेयर तरीके से बताया गया है। तीनों में ही हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं, तीनों में हम एनालिसिस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसका एनालिसिस कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले कंपेयर एनालिसिस, यानी कि कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, मल्टीपल पीरियड। 2020 की कंपेयर 2021 की कंपेयर 20 से की हमने। और जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें कंपेयर होती कि पिछले के मुकाबले हमने इस बार जो पर कैपिटल इनकम है इतनी इंक्रीज़ की है, डिक्रीज़ की है, ये पिछले मुकाबले इतनी क्रॉप बढ़ी है, इतनी कम हुई है। तो ये जो एनालिसिस किया जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस है। सेम एलिमेंट होते हैं, सेम ग्रुप के होते हैं, और कौन सा फॉर्म होता है, रिलेटिव फॉर्म, यानी कि परसेंटेज बेस भी हो सकता है और सिंपली अंतर हम निकालें वो भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब जैसे कितनी वृद्धि हुई, जैसे हमने देखा 500 करोड़ जो हैं हमारे निर्यात में बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट में बढ़ गए हैं, तो ये एब्सोल्यूट है। और वहीं अगर हम उस 500 करोड़ का परसेंटेज निकालें कि पिछले के मुकाबले 5% की इंक्रीज़ हो गई या 5% बढ़ गया है, तो ये हमारा रिलेटिव मेज़र है। तो अब सेकंड हम आते हैं कॉमन साइज़। तो कॉमन साइज़ में हम एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं। इसमें एक हमने कॉमन बेस ईयर मान लिया है। जैसे हमने 2000 जैसे हम जनसंख्या को बेस मान लेते हैं कि 2011 में जनसंख्या हुई थी और अगर हर 10 साल में होती है, तो हम उसके कंपेयर 2011 को बेस ईयर माना हमने कि उसके मुकाबले इतनी वृद्धि हुई है, इतनी कमी हुई है। तो हम इस तरह से करते हैं। ये कंपेयर जो है हमने इसमें मल्टीपल ईयर मान लिया है और इसके बाद एलिमेंट को हमने टोटल माना है।
अब ये जो हमारी बैलेंस शीट है, हमने बैलेंस शीट माना और ये बैलेंस शीट का जो टोटल है, यहाँ पे टोटल है, इसको हमने 100 मान लिया। ये हमने 100 मान लिया और इसके ईच परसेंट देखें कि करंट एसेट्स कितनी हैं, करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इस तरह से हम देखें तो ये हमारा जो है कॉमन साइज एनालिसिस है, यानी कि हमने इसको टोटल 100 माना है और उसके बाद पे जैसे 2011 की जनसंख्या है उसकी जनसंख्या को मान लिया और उस जनसंख्या में देखें जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, कितने परसेंटेज हैं, और इसी तरह एक लिटरेसी रेट को देखें, 75% लिटरेसी रेट है, इसमें पुरुषों की इतनी है, यानी मेल की इतनी है, फीमेल की इतनी है, इस तरह से हम डिवाइड करते। तो ये एक जो कंपेयर है कॉमन साइज बेस है और इसका भी फॉर्म हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है यानी कि परसेंटेज बेस भी हो सकता है, और एब्सोल्यूट यानी कि सिंपली कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, कितना इंक्रीज हुआ, कितनी डिक्रीज हुआ, इस तरह से भी हो सकता है। तीसरा जो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड क्या है? सक्सेसिव ईयर जो साल हैं उनमें देखा जाता है ट्रेंड क्या है, यानी कि पिछले 5 सालों में हमारी लगातार जो है सेल्स प्रोग्रेसिव है, बढ़ रही है, और उसके बाद नहीं, अगर हम इस तरह से एनालिसिस करें, देखा हमने कि रिग्रेसिव है, यानी कि ये 2 तरीके के एनालिसिस बताती है, ट्रेंड को बताती है, प्रोग्रेसिव नेचर का है या रिग्रेसिव नेचर का है। और इसके भी तुलना करने के 2 फॉर्म हो सकते हैं, या तो रिलेटिव हो या एब्सोल्यूट हो। ठीक है, तो 3 तरीके से हमने पढ़ा, कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरेटिव में हम एग्जाम्पल को याद रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे है जो कंपेयर करके बताती है, कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, 2021 में इतनी क्रॉप थी, 2022 में इतनी है। कॉमन साइज एनालिसिस में एग्जाम्पल देखेंगे पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, उसमें पुरुषों की इतनी संख्या है, महिलाओं की इतनी संख्या है। और तीसरा देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस, जो कि काफ़ी 4-5 सालों का ट्रेंड या फिर 2-3 सालों का ट्रेंड हम देखते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर का है या रिग्रेसिव नेचर का है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस इस तरह से किए जाते हैं। उसके बाद है रेशियो एनालिसिस, जो कि चौथी टेक्निक है। रेशियो एनालिसिस के नाम भी आप देखिएगा, रेशियो एनालिसिस, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है इसको किसी और नाम से दे दें, मेनली जो फर्स्ट ग्रेड जो आजकल दूसरे नाम देके और फिर पूछा जाता है ताकि कंफ्यूजिंग हो। तो रेशियो एनालिसिस है, किसका एनालिसिस किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इसको फाइनेंशियल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। और अकाउंटिंग एनालिसिस, क्योंकि अकाउंट बेस्ड होता है तो अकाउंटिंग एनालिसिस भी बोल सकते हैं। देखिए रेशियो एनालिसिस क्या है? अर्थमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका? फाइनेंशियल डाटा का, यानी फाइनेंशियल डाटा क्या? बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। किस में? या तो परसेंटेज में हो सकता है, या प्रोपोर्शन में हो सकता है, या टाइम में हो सकता है। ओके, और कंपेयर किया जाता है 2 और मोर रेशियो, कंपेयर कर लेते हैं। इंट्रा फर्म हो सकता है, यानी फर्म अपने आप से देखे, और इंटर फर्म यानी कि अपनी जैसी दूसरी फर्म से कंपेयर करें। तो इस तरह से हमने रेशियो एनालिसिस को पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो हैं, इसमें रेशियो को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। कुछ होते हैं स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें इनका, तो फाइनेंशियल रेशो, यानी कि फाइनेंशियल रेशो हो गया, ऑपरेटिंग रेशो हो गया, और कंपोजिट रेशो हो गया। जब रेशो का जो रेशो हम देख रहे हैं, उनका कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो बैलेंस शीट की आइटम्स हैं, तो वो बैलेंस शीट पे बेस्ड है फाइनेंशियल रेशो। और जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हैं, उनका रेशो देख रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग रेशो हैं। और इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो जिसमें एक आइटम तो किसका है, जैसे सेल्स के रिगार्डिंग में हम फिक्स्ड एसेट्स को देखें तो सेल्स किससे रिलेटेड होगी? ऑपरेटिंग रेशो से। और फिक्स्ड एसेट्स किससे रिलेटेड होगी? बैलेंस शीट से। तो ये इस टाइप का रेशो जो है कंपोजिट या मिक्स्ड रेशो कहलाता है। वहीं हम देखें फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शन के आधार पर यानी कार्य के आधार पर, तो लिक्विडिटी रेशो है जो लिक्विडिटी चेक करने के लिए, एक्टिविटी रेशो जो टर्नओवर रेशो कहा जाता है, जो सेल्स के रिगार्डिंग में एसेट्स कितनी हैं इनकी जानकारी देता है,
और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो प्रॉफिट की लाभदायकता की जांच के लिए जो रेशो होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर जो डेब्ट और इक्विटी रेशो होते हैं वो, और मार्केट रेशो जो मार्केट में जो मार्केट प्राइस रेशो है, अर्निंग पर शेयर्स रेशो है, इस टाइप के जो रेशो होते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो एनालिसिस किए जाते हैं रेशो, वो मार्केटिंग टेस्ट रेशो में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद ये जो फाइनेंशियली रेशो एनालिसिस जो है ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसकी हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें फ़िलहाल आप क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो देख सकते हैं और नॉर्मली रेशो का मीनिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि इसके टूल्स में मेंशन है, इसलिए नॉर्मली इसका ग्रो थ्रू करने के लिए थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक नॉलेज के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखें जो इसके टूल्स में था, फंड फ्लो एनालिसिस। अब जो फंड फ्लो एनालिसिस है वो क्या बताएगा? एनालिसिस किसका करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फ्लो ऑफ फंड फॉर्म नॉन करंट एसेट्स। ये कहता है कि जब एक जो आइटम है वो अगर करंट एसेट्स इफेक्ट हो रही है और दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट्स इफेक्ट हो रही है तो यहाँ पे फ्लो होता है। यानी एक तो करंट की मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंड फ्लो है, फंड फ्लो एनालिसिस है, उसमें फंड की इनफ्लो और आउटफ्लो को हम देखते हैं कि कहाँ से सोर्सेस उपलब्ध हुए, फंड कहाँ से आया है और उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया गया है। और मेनली ये जो इफ़ेक्ट होता है फंड का फ्लो तब होगा जब एक तो नॉन करंट आइटम होता है और एक करंट आइटम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली अगर ये आ जाए कि ये एक एनालिसिस टूल है और इसमें फंड का कहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज है और फंड का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है, ये देखता है। किसके बीच में? टू बैलेंस शीट डेट्स होती हैं उनके बीच में, और जब एक नॉन करंट और एक करंट आइटम इफेक्ट होता है तो वहाँ पर फंड का फ्लो होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है कैश फ्लो एनालिसिस। ये आपके स्पेशली मेंशन भी है, अलग से इस पर एक वीडियो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कैश फ्लो एनालिसिस है, इसमें हम बात करें तो रिप्रेजेंट द इनफ्लो। हम ये जो एनालिसिस है ये रिप्रेजेंट करता है इनफ्लो और आउटफ्लो किसका? कैश का। और किस में? एक स्पेसिफिक पीरियड में कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ उसका यूज़ हो रहा है, कहाँ की किसकी वजह से जाना। जैसे सेल्स किया तो हमारे पास कैश आ जाता है, परचेज किया तो कैश चला जाता है। इसी इनफ्लो और आउटफ्लो को ये बताता है। और ब्रेक इवन एनालिसिस में हम क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं फ्यूचर के प्रॉफिट और लॉस के लिए कि कौन सी कितनी कॉस्ट पर कितनी सेल्स पर हमारी जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट जो है सेल्स को बीट कर लेगी। यानी कि कितनी हम सेल्स करें कि हमारा नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है वो अफोर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद डिटरमाइन करता है पर्टिकुलर वॉल्यूम, जो सेल्स की जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है कि कितनी सेल्स हम कितने डिज़ायर प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मेनली हमने पढ़ा, तो इसको ये पूरी वीडियो जो है हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा, क्या होते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है। सेकंड हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से प्रेजेंट करता है, क्या पोजीशन को बताता है और किसके लिए बताता है। उसके बाद हमने फाइनेंशियल एनालिसिस को पढ़ा, फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके ऑब्जेक्टिव मेनली पोजीशन स्थिति को बताता है, स्थिति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है और उस पर स्थिति पे विचार कौन करता है? फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके बाद प्रोग्रेस किस में और प्रॉस्पेक्टस। उसके बाद टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़े, जो कि 2 टाइप में हमने डिवाइड किए थे, ऑपरेशन के बेस पे, मटेरियल के बेस पे। ऑपरेशन के बेस पे हॉरिजेंटल एनालिसिस और वर्टिकल हो गया, मटेरियल के बेस पे इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल एनालिसिस हो गया। फिर हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल को स्पेशली पढ़ा। और इसके हॉरिजेंटल जो है, हॉरिजेंटल में क्या है? एक पीरियड की दूसरे पीरियड से कंपेयर की जाती है, मल्टीपल पीरियड होते हैं और एक पीरियड को बेस मानकर
हम कंपेयर करते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, एक पीरियड होता है और उसमें टोटल जो आइटम है उनको देखा जाता है और उसके आधार पर ईच जो आइटम है उसका परसेंटेज कितना है, इस आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इस पे लिमिटेशंस पढ़े हमने फाइनेंशियल एनालिसिस के कि ये एक सिम्टम्स बताता है, ना कि कोई सॉल्यूशन है। इसके बाद हम सुधार कर सकते हैं। और टूल्स एंड टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आपके स्पेशली मेंशन है, जिसपे हमें कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो, फंड फ्लो, कैश एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। उसके बाद हमने तीनों में कंपेयर करके इसको पढ़ा है। और उसके बाद रेशियो एनालिसिस के बारे में कि रेशियो जो है अर्थमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि फाइनेंशियल डेटा को परसेंटेज, प्रोफेशन और टाइम्स में, ये रेशियो एनालिसिस के क्लासिफिकेशन है। और उसके बाद फंड फ्लो क्या है और कैश फ्लो, ब्रेक इवन एनालिसिस। अभी ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लेके आएंगे। यहाँ पे हमने कवर किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग और टूल्स एंड टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।